मतलब अगर मैंने आइडेंटिटी रिवील नहीं की तो वो सच में दादी को मार सकता है? क्या सावित्री का एक्सीडेंट कोई साजिश है? क्यों रकीम ने वेद को किंग कहकर बुलाया? क्या सच में वेद करने वाला है रकीम पर भरोसा? और क्या वेद कियारा के ट्रेटर को ढूंढने में हेल्प कर पाएगा? क्या है उस चिट्ठी का राज? कियारा और वेद की यह तकरार क्या नया मोड़ लाने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सावित्री के एक्सीडेंट की खबर सुनकर कियारा और यशवंत के निकलने के बाद वेद भी हॉस्पिटल भागने वाला था। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन बजी। उसने स्क्रीन पर देखा तो ये उसी अननोन नंबर से मैसेज था। आज पूरी दुनिया को तो खुद बताएगा कि वेदांत विक्रम कपूर एक गद्दार का बेटा है। गद्दार शब्द उसकी आंखों में चुभ रहा था और फोन पकड़े हुए वेद की उंगलियां कांप रही थी। उसने फिर उसी नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। वेद ने गुस्से भरी आवाज में कहा, कौन है तू? तुझे तो मैं किसी भी बिल से ढूंढ निकालूंगा, लेकिन तेरा मोहरा कभी नहीं बनूंगा। वेद यह समझ चुका था कि यह कोई मामूली धमकी नहीं थी। कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वो तुरंत कंपनी से बाहर इतनी तेजी से भागा मानो वो उड़ रहा हो। फूड डिलीवरी की नौकरी के चक्कर में उसे सारे शॉर्टकट्स याद थे, लेकिन वो जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा तो 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया और बदतमीजी से पूछा, अबे रुक, कहां जा रहा है? तेरे बाप का हॉस्पिटल है क्या? दूसरा सिक्योरिटी वाला उसे नीचे जमीन पर धकेलते हुए बोला, ये तुझ जैसे गरीबों का पब्लिक हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड के वीआईपी पेशेंट्स आते हैं। तू तो देखने में किसी का नौकर भी नहीं लगता। इससे पहले कि तू यहाँ का माहौल गंदा करे या कोई तुझे देखकर कंप्लेंट कर दे, निकल ले यहाँ से। वेद झट से उठा और एक बार फिर अंदर जाने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे अंदर जाना है। मेरी दादी मिसेस सावित्री रायजादा, उनका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे उनसे मिलना है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके सस्ते कपड़े और धूल में सने जूते देखकर दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स हंसने लगे। भाई सुना तूने? शहर की सबसे जानी मानी औरत इस भिखारी की दादी है। तो मैं भी रमेश अंबानी का बेटा हूं। अबे साले, शर्म नहीं आती इतनी इज्जतदार औरत का नाम अपने मुंह से लेते हुए? अंदर तुझे कोई भीख भी नहीं देगा, समझा? फ्री का लंगर खाने वाले तेरे जैसे बहुत देखे हमने। दोनों आपस में हंस पड़े। अब वेद का पारा ऊपर चढ़ चुका था। गुस्से में उसने कदम बढ़ाया ही था कि तभी पीछे से हॉर्न की आवाज आई और एक महंगी कार एंट्रेंस के सामने आ रुकी। पलक झपकते ही एक सिक्योरिटी गार्ड कार का दरवाजा खोलने के लिए भागा तो दूसरे ने वेद को पकड़कर एंट्रेंस से दूर ले जाकर उसे धमकी दी, सुन बे, ये वीवीआईपी लोग हैं। अगर अब भी तू नहीं गया तो तुझे ऐसी जगह फेंकूंगा कि इस हॉस्पिटल में तो क्या, तो इस शहर में भी नहीं नजर आएगा। उस चमचमाती कार से यशवंत और कियारा उतरे और तेजी से हॉस्पिटल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गए। वेद कियारा को देखते ही चिल्लाया, कियारा, कियारा! वेद ने हड़बड़ी में खुद को गार्ड से छुड़ाया और कियारा के सामने आकर बोला, कियारा, ये लोग मुझे अंदर। कियारा ने जैसे ही वेद को देखा वो भड़क उठी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेद ने परेशान होकर कहा, कियारा, मैं दादी से मिलना चाहता हूँ। इनसे कहो कि मुझे अंदर जाने दे, मैं उन्हें बचा सकता हूँ, ट्रस्ट मी। कियारा पहले से ही दादी की एक्सीडेंट की खबर से परेशान थी। वो वेद की बात सुनकर झुंझला कर बोली, तुम दादी को बचाओगे? भूलो मत वेद, यू आर जस्ट अ डिलीवरी बॉय, नॉट अ डॉक्टर। यहां तमाशा मत करो, समझे? जाओ यहां से। ये कहकर कियारा भागते हुए अंदर गई। वहीं यशवंत ने वेद को घूरते हुए कहा, देख ली अपनी औकात? मां ने तुम्हें हायर किया है, वरना तुम्हें नौकरी से निकालने में मुझे 2 मिनट नहीं लगते। यू मोरॉन। यशवंत को लग रहा था कि सावित्री ने वेद को किसी खास कारण से कियारा का असिस्टेंट बनाकर भेजा है, इसलिए वेद के लिए उसके मन में बेहद नफरत थी। उसने वेद के ऊपर 500 के कुछ नोट फेंकते हुए कहा, जाकर ढंग के कपड़े खरीद पहले, नाक कटा रखी है हमारी। वेद ने नोट को जमीन पर गिरने दिया। वो इस वक्त सिर्फ सावित्री की वजह से बेइज्जती का घूंट पी गया, लेकिन उसकी आंखों में आग दहक रही थी। वो मन ही मन बोला, जिस दिन तुम लोगों को यह पता चलेगा कि कंपनी का असली वारिस कौन है, उस दिन तुम सबके चेहरे देखने लायक होंगे। लेकिन बस अभी सही वक्त नहीं है। और वेद किसी भी तरह अंदर जाने का प्लान सोच रहा था। वो चाहता तो गार्ड्स की बैंड बजाकर अंदर जा सकता था, लेकिन वो हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट्स को परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आया, टाइम इज टिकिंग, कन्फेस द ट्रूथ बाय 2 PM। हर एक सेकंड तुम्हारे अपनों की जान पर खतरा बन सकता है, बी रेडी टू वॉच। उस मैसेज के साथ ही एक फोटो अटैच्ड थी। वो आईसीयू के अंदर एडमिट सावित्री की फोटो थी। फोटो देखकर वेद की सांस अटक गई।
अब उसके पास केवल 1 घंटे का वक्त था। उसे किसी भी हाल में अंदर पहुंचना था। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, आज मेरे अंदर के ही मैन को कोई नहीं रोक सकता। सॉरी हॉस्पिटल वालों। उसने आव देखा ना दाव दोनों गार्ड्स को धक्का देकर तेजी से गेट के अंदर भागा। गार्ड्स उसके मामूली धक्के से भी जमीन पर गिर पड़े। हॉस्पिटल के अंदर उसे भागते देख भगदड़ मच गई, लेकिन वेद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने रिसेप्शन पर जाकर जल्दबाजी में पूछा, सावित्री रायज़ादा किस कमरे में है? तब तक एक सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाता हुआ दौड़कर अंदर आया, अरे पकड़ो इस पागल को। लेकिन वेद ने एक मुक्के से ही उसको जमीन पर धराशायी कर दिया। ये देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। फिर वेद ने घूरते हुए रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा तो वो डरते हुए बोली, वो आईसीयू में है, फर्स्ट फ्लोर, ऑपरेशन थिएटर नंबर 3। वेद ने लिफ्ट का वेट ना करके सीढ़ियों से ही दौड़ लगाई। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि कियारा और यशवंत किसी बात पर बहस कर रहे थे। कियारा यशवंत पर चिल्ला रही थी, चाचा जी यहाँ दादी की सिचुएशन क्रिटिकल है और आपको डील की पड़ी है। चाचा जी उसे समझाते हुए बोले, दिल से नहीं दिमाग से काम लो कियारा। सोचो अगर हमारे राइवल्स या दुश्मनों को माँ की कंडीशन का पता चल गया तो वो हमें गिराने के लिए हर दाव अपनाएंगे, और अगर माँ को कुछ हो गया तो। वेद जो यह सब देख रहा था यशवंत की बात सुनकर तपाक से बोल पड़ा, दादी को कुछ नहीं होगा, और अगर दादी की हालत के बारे में बाहर वालों को कोई बताएगा ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा? मेरा मतलब हमें यह बात पब्लिक में रिवील करने की जरूरत ही नहीं। उसे बीच में बोलते देख यशवंत भड़क गया, तुम चुप रहो, तुम हो कौन बीच में बोलने वाले? तुम्हें क्या पता हमारे फैमिली मैटर्स का? तब कियारा ने बीच में कहा, वेद सही कह रहा है, किसी भी कीमत पर यह बात लीक नहीं होनी चाहिए, एट एनी कॉस्ट। ये सुनकर यशवंत चुप हो गया और गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वेद सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। वो दरवाजा तोड़ने के लिए लात मारने ही वाला था कि कियारा ने उसे खींच लिया और गुस्से में बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? वेद ने हड़बड़ा कर कियारा से कहा, कियारा मुझे दादी से मिलना है, अंदर उनकी जान जा सकती है, कोई है जो। अभी वेद की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कियारा चिल्लाई, तुम दादी को मारना चाहते हो क्या? अंदर उनका ऑपरेशन चल रहा है और तुम डॉक्टर्स को डिस्टर्ब करना चाहते हो? डोंट बी स्टूपिड एंड स्टे अवे। वेद ने समझाना चाहा, नहीं कियारा मेरी बात तो सुनो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, उनकी जान को खतरा है और मेरा अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऊँटी के अंदर गया तो हम उन्हें जल्दी बचा सकते हैं, बिलीव मी। लेकिन अब तक कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया था। शट अप, जस्ट शट अप एंड स्टॉप इट। जस्ट बिकॉज दादी ने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत? डॉक्टर हो तुम या भगवान? याद रखना वेद, जैसे ही दादी की आंखें खुलेंगी आई विल मेक श्योर कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ, फिर चाहे मुझे इसके लिए कि शादी तोड़नी ही क्यों ना पड़े। वेद ने कियारा का कंधा पकड़ा और उसे समझाने वाला था कि तभी वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और वेद की तरफ पॉइंट करते हुए एक गार्ड बोला, यही है वो जो जबरदस्ती घुसाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वेद को कियारा का कंधा पकड़े देखा, उनकी आवाज और नजरें दोनों ही बदल गई। सॉरी मैडम, हमें नहीं पता था ये आपके साथ है। ये सुनकर कियारा ने वेद को दूर झटक दिया और गुस्से में कहा, आई डोंट नो हिम, ले जाओ इसे। वेद ने हैरानी से उसे देखा तो कियारा ने ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे सच में वो उसे नहीं जानती थी। तब तक गार्ड्स ने वेद का कॉलर पकड़ा और उसे खींच कर ले जाते हुए बोला, तेरा टाइम खत्म, अब चल। वेद कियारा की बातों से हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कियारा उसकी बात सुनने की बजाय उससे रिश्ता तोड़ने की धमकी दे रही थी। गार्ड्स वेद को खींचकर हॉस्पिटल के बाहर ले आए और एक ने धमकी भरी आवाज में कहा, अब दोबारा अंदर जाने का सोचा तो पुलिस कंप्लेन कर देंगे, चल फुट यहां से। गार्ड्स ने मिलकर वेद को हॉस्पिटल के गेट से बाहर फेंक दिया था। वेद एक पल को लड़खड़ाया लेकिन फिर खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे बचाए दादी की जान। तभी उसके फोन की घंटी बजी। वेद समझ गया था कि फोन की नहीं, खतरे की घंटी है। उसने उस अननोन नंबर का कॉल तुरंत उठा लिया और दांत पीसते हुए बोला, छुपन छुपाई बच्चे खेलते हैं, दम है तो सामने आ, एक बार हाथ लग गया तो पिछले 18 साल का हिसाब तेरे टुकड़े करके लूंगा। तभी फोन की दूसरी तरफ से एक खतरनाक हंसी गूंजी और फिर वो आदमी बोला, लगता है लड़ने का बहुत शौक है तुझे, तो आज लड़ अपनी किस्मत से। 2 बजने में सिर्फ आधा घंटा है, मैं वही हूं जहां तेरी प्यारी दादी का एक्सीडेंट हुआ था। I'm waiting for you। वेद ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। उसे आधे घंटे से पहले रॉक्स फैक्ट्री पहुंचना था, लेकिन हॉस्पिटल से फैक्ट्री का डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर था।
इतने कम वक्त में मुंबई के ट्रैफिक को चीर कर फैक्ट्री तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए वेद दौड़ते हुए शॉर्टकट लेकर निकल पड़ा। दूसरी तरफ कियारा को सीमा का कॉल आया, जो हड़बड़ाते हुए बोली, दादी की एक्सीडेंट की खबर लीक हो गई है मैम, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सभी मीडिया वालों ने मैंशन को घेर लिया है, ऑफिस में सब अग्रेसिव है, आपको तुरंत यहाँ आना होगा। ये सुनकर कियारा फ्रस्ट्रेशन में जल्दी से ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी बगल वाली गाड़ी में बैठे आदमी ने कहा, मैडम आप जल्दी में लग रही हैं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ और ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगा, बताइए कहाँ जाना है आपको। कियारा हड़बड़ी में एड्रेस बताते हुए उसकी कार में बैठ गई, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगी अचानक पिछली सीट पर लगी एक स्क्रीन ऑन हो गई। पहले तो कियारा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसके फोन पर मैसेज का एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें लिखा था, तुम्हारे हस्बैंड का सच तुम्हारे सामने आएगा ठीक 2 बजे। कियारा सोच में पड़ गई। वेद और उसकी शादी के बारे में सिर्फ दादी को पता था, तो फिर ये मैसेज किसने भेजा? उसने पैनिक होकर वेद को कॉल किया, लेकिन कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि ड्राइवर उसके ऑफिस के रास्ते की ऑपोजिट गाड़ी घुमा रहा था। भैया कहाँ जा रहे हो, हमें तो लेफ्ट लेना था। इधर वेद किसी तूफान की तरह तंग गलियों से भाग रहा था। उसकी चप्पल कब की टूट चुकी थी और पैरों में छाले पड़कर खून बहने लगा था, लेकिन हाँफते हुए वो जैसे तैसे फैक्ट्री के पास पहुंच गया। सामने उसे एक खंडर जैसा गोदाम दिखा, जिसकी दीवार पर वही सांप जैसा दिखने वाला सिंबल था जो मिस्टीरियस आदमी के लॉकेट में था। वो तेजी से गोदाम के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम रखते ही गोदाम के फर्स्ट फ्लोर पर बने कंट्रोल रूम के मॉनिटर पर एक अलर्ट आया, इंट्रूडर एंटर्ड। इधर नीचे वेद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे सामने कुछ कैमरे नजर आए और पीछे स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था। तभी उसके फोन में मैसेज आया, जिसमें एक अटैच्ड वीडियो थी। उस वीडियो में कियारा उस एसयूवी में चढ़ती हुई दिख रही थी। ये देखकर वेद की आंखें घबराहट से बड़ी हो गई। उसने मैसेज पढ़ा, जिसमें लिखा था, बस कुछ मिनट और, फिर पूरी दुनिया को पता चलेगा कि गद्दार का बेटा अभी भी जिंदा है। सामने देख, कैमरा लाइव होने वाला है। 2 बजते ही अगर तूने अपना सच अपने मुंह से सबको नहीं बताया, तो ये दोनों जिंदगियां वहीं पहुंच जाएंगी जहां तेरे माँ बाप सड़ रहे हैं। सामने टाइमर पर 1:55 हो चुके थे। वेद को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, सावित्री को बचाए या कियारा को, या फिर अपनी आइडेंटिटी का सच सबके सामने रिवील कर दे। लेकिन अगर उसकी आइडेंटिटी सामने आई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो अपने पेरेंट्स की मौत का रिवेंज नहीं ले पाएगा, और अगर उसने सावित्री और कियारा को खो दिया तो वो जिंदा रहकर भी कभी अपने माँ बाप के हत्यारे तक नहीं पहुंच पाएगा। वेद के पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त था, और इस 5 मिनट में उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। तो आखिर किसे चुनेगा वेद? कियारा को, सावित्री को, या खुद को? आखिर कौन है जिसने वेद को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है? क्या है उस मिस्टीरियस आदमी का राज? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। वक्त तेजी से गुजर रहा था। वेद के सामने सिर्फ 5 मिनट बचे थे। वो कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करे, कियारा और दादी की जान बचाना या अपनी आइडेंटिटी रिवील करना। कोई भी फैसला उसे किसी ना किसी खाई में धकेलने वाला था। यही सोचते हुए वो चुपके से चारों तरफ देखते हुए बचने का कोई तरीका ढूंढ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो खुद जिंदगी उसका टेस्ट ले रही हो। उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फ्रस्ट्रेट होते हुए अचानक गुस्से में सामान इधर उधर फेंकने लगा और चिल्लाया, अरे मैं पहाड़ में ही अच्छा था, यहाँ तो ये अम्मा के दूत मेरे पीछे पड़े हैं। एक तरफ पिस्टल दादी और उनकी नकचड़ी पोती को झेलो, और दूसरी तरफ ये काले लिबास के कौए। मैं नहीं खेल रहा ये गेम, बस यार। वेद अपना सर पकड़ लिया और किसी बच्चे की तरह रोते हुए बोला, अरे मुझे क्या पता था ये लड़की कपड़ा और मकान के बदले ये मुझसे मेरी आते ही ले लेंगे। पूरी दुनिया मिलकर मुझे पागल बना रही है। मुझे घर जाना है, सुन रहे हो ना भगवान जी? मुझे घर जाकर दाल चावल खाना है, मैं नहीं जानता कुछ और। ये कहकर वेद ने रॉड उठाई और गुस्से में तोड़ फोड़ करने लगा। वहां रखे ड्रम इधर उधर बिखर गए। कंट्रोल रूम में ब्लैक मास्क पहने हुए उन दोनों लोगों ने जब स्क्रीन पर वेद को ऐसी बचकानी हरकत करते देखा तो पहला आदमी हैरानी से बोला, ये साला पागल हो गया है, सब तोड़ फोड़ देगा, इसे तो अभी उड़ा देते हैं। दूसरे आदमी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जो भी हो 2 बजे तक का हमें वेट करना है, तभी हम कोई एक्शन ले सकते हैं। वैसे बॉस ने तो कहा था कि ये बाज है, लेकिन ये तो अंडे का चूजा निकला रे।
दोनों जोर जोर से हंसते हुए कैमरे की तरफ देख रहे थे। तभी वेद रॉड घसीटते हुए दूसरी तरफ पड़ने लगा और अगले ही पल रॉड के घसीटने से निकलती चिंगारी की वजह से एक ड्रम में ब्लास्ट हुआ और चारों तरफ आग फैलने लगी। ये देखकर दोनों आदमी हक्के बक्के रह गए। नीचे सामान में लगी आग देखकर वेद डरते हुए पीछे हटने लगा। उसका चेहरा आग की लपटों की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा खौफ नजर आ रहा था जो उसके बचपन की डरावनी याद का गवाह था। वो याद जब उसने जलती मशालों के साथ लोगों को अपने माँ बाप के पीछे भागते देखा था। उसी वक्त कंट्रोल रूम में बैठा पहला आदमी हड़बड़ा कर उठा और बोला, शिट, गोदाम में आग बढ़ती जा रही है, हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। इसे लिए बिना नहीं जा सकते, अगर ये मर गया तो बॉस हमें जिंदा जला देंगे। बॉस के खास इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, इससे पहले कि ये खुद भी जाए और हमें भी ले जाए, मैं बैकअप बुलाता हूं। तब तक नीचे चलते हैं, समय नहीं है हमारे पास। आग इतनी तेज है कि 2 मिनट में पूरी फैक्ट्री खाक हो जाएगी। बैकअप टीम, मूव इन नाउ, टारगेट इन द फायर जोन। फिर दोनों तेजी से नीचे दौड़े। नीचे धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। वेद खांसते हुए पीछे हटा, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, एक प्लान था। वे दोनों आदमी वेद को धुएं के बीच में खोजने लगे। उन्हें वेद एक कोने में बेहोश मिला। उन्होंने तुरंत वेद को उठाया और आग से बचते हुए बाहर भागे। बाहर दोनों आदमी धुएं से खांसने लगे। उनकी पकड़ वेद पर ढीली हुई और वेद ने मौके का फायदा उठाकर एक के घुटने पर जोरदार वार किया और दूसरे के चेहरे पर एक भारी घूंसा मारा। बस चंद सेकंड में वेद ने दोनों को ढेर कर दिया था। वेद ने उन दोनों के गले में वही ब्लैक स्नेक लॉकेट देखा और बुदबुदाया, कायर समझे क्या, फायर निकला मैं। मुझे पता था तुम लोग मुझे मरने नहीं दोगे, क्योंकि अगर तुम मारना चाहते तो पहले ही मार देते। असल में वेद जब बचने का रास्ता सोच रहा था तब उसे कोने में एक ड्रम नजर आया जिस पर एक केमिकल का नाम लिखा हुआ था जो हाईली फ्लेमेबल केमिकल था। बस तभी वेद को आग लगाने का आइडिया आया, लेकिन वेद को नहीं पता था कि असली बला अभी टली नहीं है। वो वहां से निकलता तभी पीछे से एक कड़क आवाज सुनाई दी, तुम्हारा वक्त खत्म वेद। आवाज सुनकर वेद ने पलट कर देखा तो पीछे 9 लोग एक जैसे कपड़े और मास्क पहने खड़े थे। सबसे आगे उनका लीडर लेदर का कोट पहने खड़ा था। एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, लेकिन यह हीरोगिरी दिखाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब 2 जिंदगियां ऊपर सिधारने वाली हैं और उसका जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि तुम हो गए। वेद की आंखों में जरा भी हैरानी नहीं थी, जैसे वो पहले से जानता था कि वे लोग आएंगे। वो अपना दांव लेकर तैयार था। उसने कहा, दादी और कियारा को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें वो आधी तस्वीर दे दूंगा जिसमें वो कोट छुपा है। ये सुनते ही लीडर चुप हो गया और सोचने लगा, लेकिन वेद को कोई टेंशन नहीं थी। उसे पता था कि उसका यह दांव खाली नहीं जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लीडर ने तुरंत फोन लगाया और इंस्ट्रक्शंस दिए, उस लड़की को छोड़ दो और हॉस्पिटल से हमारे आदमियों को वापस बुला लो। यह कहकर उसने वेद की तरफ देखा, तुम लोग इतने अच्छे तो हो नहीं जो मैं यकीन करूं। लीडर ने अपने फोन पर कैमरे का लाइव फुटेज दिखाया जिसमें दादी सेफ थी और कियारा गाड़ी से बाहर उतरकर कंपनी के अंदर जा रही थी। तब वेद ने अपने वॉलेट से एक मुड़ी हुई फोटो का टुकड़ा निकाला। ठीक है, मान लेते हैं तुमने उन्हें जाने दिया। ये रही तस्वीर। लीडर जैसे ही आगे बढ़ा, वेद ने भी तस्वीर देने के लिए हाथ बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही लीडर ने तस्वीर पकड़ी, वेद ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने लीडर का हाथ मरोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन बाकी 9 आदमी वेद पर टूट पड़े और तस्वीर उसके हाथ से छूट गई। पर वक्त किसका मोहताज था। वेद ने 1-2 आदमियों को आसानी से ढेर कर दिया। पिछले कई सालों में उसने क्या किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय था कि उसने फाइटिंग बखूबी सीखी थी। उसने स्पिन किक, एल्बो शॉट, फ्लोर स्लैम जैसे मूव से सबको गिरा दिया। लेकिन तब तक लीडर तस्वीर लेकर गायब हो चुका था। वेद ने तुरंत कियारा को कॉल किया। कियारा ने फोन उठाया। कियारा, तुम ठीक हो? कियारा उस वक्त बोर्ड मीटिंग रूम के अंदर थी। वो गहरी सांस लेकर बोली, हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन हमें जल्दी बात करनी होगी। इससे वेद ने राहत की सांस ली। कियारा तो सेफ थी, लेकिन दादी पर खतरा अभी टला नहीं था। वो तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। हॉस्पिटल पहुंचकर वो मन ही मन बोला, मुझे कैसे भी दादी के पास पहुंचकर उन्हें बचाने की कोशिश करनी होगी। मैं उन्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, लेकिन उन तक पहुंचूं कैसे? ये बॉडीगार्ड अंदर जाने नहीं देंगे। लगता है कुछ तूफान ही करना पड़ेगा। वेद ने हॉस्पिटल के पिछले रास्ते से अंदर घुसने का फैसला किया। वो किसी निंजा फाइटर की तरह उछलते हुए तेजी से खिड़की और पाइप के सहारे आईसीयू की खिड़की तक पहुंचा। जब वो अंदर आया तो देखा कि वहां कोई था ही नहीं। उसने तुरंत दादी की पल्स चेक की और दादी के वाइटल्स स्टेबलाइज्ड थे। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। चलो, दादी यमराज के साथ पार्टी करने नहीं गई। ये कहकर वो पलटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर दादी के हाथ पर पड़ी।
उसने हाथ खोलकर देखा तो उसमें एक व्हाइट कलर का छोटा सा फ्लावर था। फ्लावर देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये फूल यहाँ, ये तो मुंबई में मिलना नामुमकिन है। उसने आसपास देखा और फिर कुछ सोचते हुए बाथरूम में जाकर देखा तो वहां एक डॉक्टर बेहोश पड़ा था। उसने इस डॉक्टर की भी नर्व्स चेक की और डिसअपॉइंटमेंट के साथ बड़बड़ाया, इसका मतलब वो सच में यहाँ है और मुझे बताया तक नहीं। पिघलना नहीं है वेद, इसका भी हिसाब बराबर करूंगा। वेद ने गुस्से में डॉक्टर को उठाया और बाहर लाकर एक चेयर पर पटक दिया। फिर दादी की तरफ देखकर कंफ्यूजन में बड़बड़ाया, लेकिन वो आए क्यों? दादी को बचाने? कुछ तो है जो दादी मुझे बता नहीं रही। ये सोचकर वेद चुपके से पिछले रास्ते से बाहर निकल गया। उसे पता था कि हॉस्पिटल वाले रेपुटेशन बचाने के लिए कोई खबर लीक नहीं होने देंगे, और खासकर ये कि किसी बाहर वाले ने सावित्री देवी को आईसीयू में घुसकर बचाया। आखिर किसने बचाया था उन्हें? वेद किसकी बात कर रहा था? हॉस्पिटल से निकलने के बाद वेद एक सुनसान गली से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक आदमी पर गई। कमाल है, मुंबई में लोग फुटपाथ पर तो सोते थे, अब सड़क पर भी सोने लगे क्या? फिर वो कंधे उछालकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर उस अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ पर पड़ी जो अकड़ कर हल्का नीला पड़ गया था। वेद तुरंत उसके पास आकर घुटनों के बल झुक गया। लगता है आज डॉक्टर खेलने का दिन है। वेद उस आदमी के नब्ज चेक करने लगा और जल्दी से उस आदमी के पैरों के तलवे पर एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने लगा। फिर उसने उस आदमी के सीने पर पंप किया और उसकी हथेली पर 2 जगह उंगलियों से प्रेस करने लगा। चल भाई उठ जा। एक बार प्रेशर से हथेली दबाते ही उस आदमी की सांस लौटने लगी और वो हल्का सा खांसते हुए होश में आया और कमजोर आवाज में बोला, मैं मर तो नहीं गया? अरे मरते तो स्वर्ग या नर्क में होते, फिलहाल तो आप मुंबई के खड्डों वाली सड़क पर ही हो। आदमी ने हैरान होकर वेद की तरफ देखा जो उसकी पल्स चेक कर रहा था। आपका शुगर लेवल डाउन हो गया था, आपको हाइपोग्लाइसीमिया है, आगे से ध्यान रखना। बिना डायग्नोसिस के तुम्हें कैसे पता चल गया कि मुझे हाइपोग्लाइसीमिया है? आपकी नब्ज धीमी थी, होठ नीले, पसीना बहुत था लेकिन बुखार नहीं था, और आपकी उंगलियां नीली पड़ने लगी थी, और आपकी कलाई पर वो इंजेक्शन मार्क, शायद इंसुलिन लेते हो, लेकिन कल रात को खाना मिस किया होगा, तभी शुगर की कमी से बेहोश हो गए। आदमी ने चौंक कर अपना हाथ देखा। हाँ मैं डायबिटिक हूं और आज दिन भर मैंने कुछ खाया भी नहीं। तो अगली बार इंसुलिन लेने से पहले खाना खा लेना। खाली पेट इंसुलिन दवा नहीं, जहर बन जाती है। ठीक है, अब मैं चलता हूं। यह कहकर वेद फटाक से उठकर तेजी से भाग निकला और वो आदमी हक्का बक्का रह गया। अरे नाम तो बताते जाओ। लेकिन तब तक वेद उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। इधर रायजादा मेंशन में हड़कंप मचा हुआ था। जब वेद मेंशन वापस आया तो मेड्स ने बताया कि कियारा जब से घर आई थी उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। वेद घबराते हुए मन ही मन बोला, कहीं कियारा को कुछ। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर कियारा के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी, लेकिन बार बार दस्तक देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो वेद हवेली के पीछे गया। ये पोती और दादी दोनों कसरत बहुत करवाती हैं। पहले हॉस्पिटल में चढ़ना पड़ा और अब यहां। वो तेजी से पाइप से चढ़कर खिड़की से सीधा अंदर कूदा। व्हाट द हेल, तुम यहां कैसे आ गए? बंदर हो क्या? उसे सही सलामत देखकर वेद ने राहत की सांस ली। अगर मैं बंदर तो तुम मेरी बंदरिया। उसने फिर आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कि टेबल पर ढेर सारी फाइल्स बिखरी थी। लैपटॉप पर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स खुली थी और कियारा के चेहरे पर थकान के साथ साथ हताशा साफ दिख रही थी। तुम क्या सीक्रेट छुपा रहे हो हमसे? आई रिसीव्ड अ मैसेज टुडे। ये कहते हुए कियारा ने वेद को मैसेज दिखाया। ये मैसेज, ये तो वही भेज सकता है जो हमारा रिश्ता तोड़ना चाहता है। सीधी बात है, ये शादी टूटेगी और तुम्हारे हाथ से एमडी की पोजीशन जाएगी, और किसी और को तो उसका फायदा होगा ही। लेकिन किसी को हमारी शादी के बारे में नहीं पता, तो फिर किसने मैसेज किया होगा? अब मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं जो मुझे सब पता हो। वैसे तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? ये फाइल्स या रिपोर्ट्स क्या चल रहा है? तुम्हें क्या मतलब? ये मेरी कंपनी का मामला है। वैसे भी ये नंबर्स तुम्हें समझ नहीं आएंगे और तुम्हें देखकर मेरा दिमाग खराब होता रहेगा, तो काम कैसे करूंगी? दरवाजा उधर है, तुम जाओ यहां से। ये मेरा भी कमरा है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तो यहीं सोने वाला हूं। कियारा ने गुस्से में उसे देखा और वापस काम में लगी। बस कुछ दिन और फिर इसे यहां से धक्के मारकर बाहर करूंगी। खुद को इस कमरे का राजा समझता है। वेद बेड पर लेट गया और कियारा को काम करते देखने लगा।
वो बार बार लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी, फिर सिर पकड़ लेती थी। बस थोड़ा रेस्ट चाहिए, 1 घंटे में फिर उठकर काम कर लूंगी। ये सोचकर थोड़ी देर बाद कियारा वहीं लेट गई और आंखें बंद कर ली। वेद ने मौका देखा और धीरे से लैपटॉप की ओर बढ़ा। चलो देखिए तो सही कियारा क्या ढूंढ रही थी। उसने लैपटॉप वहां से हटाया और अलग बैठकर उसकी स्क्रीन पर नजर डाली। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कुछ ट्रांजैक्शंस थे जो कंपनी से जुड़े थे। उसने धीरे से खुद से कहा, लेकिन ये अमाउंट इतना बड़ा, अगर मैं इन ट्रांजैक्शंस का सोर्स ट्रेस कर सकूं तो शायद कुछ क्लू मिले। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, एक अननोन नंबर से मैसेज था। आज 2 लोगों की जान बचाकर नींद तो बहुत अच्छी आएगी तुम्हें, लेकिन कल क्या हो किसको पता। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मेरी नजर हर वक्त तुम पर है। जल्दी तुम्हें तुम्हारा अगला गिफ्ट मिलेगा। क्या फिर से मिस्टीरियस मैन कोई साजिश करने वाला है? कैसे बचेगा वेद उसके प्लान से? क्या वो कियारा की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। वेद लैपटॉप पर इतने सारे बटन्स देखकर परेशान हो गया और मन में सोचने लगा, ये कियारा की हील्स और इस लैपटॉप के बटन्स दोनों एक जैसे चिटचिट की आवाज क्यों करते हैं यार? वेद बेटे, अगर उन हील्स का शिकार नहीं बनना है तो इन बटनों का राज समझना पड़ेगा। वो एक एक करके सारे बटन्स दबाने लगा। चलो देखते हैं ये चमकता हुआ डब्बा कौन कौन से खेल दिखाता है। तभी अचानक एक फाइल खुली, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। उसने 2 बार ट्राई किया लेकिन रॉन्ग पासवर्ड निकला। अब उसके पास आखिरी मौका था। कुछ सोचने के बाद उसने टाइप किया और फाइल ओपन हो गई। वेद की आंखें खुल उठी। पर ऐसा क्या था पासवर्ड में जो वेद भी जान गया था और हैरान भी था। वो शीट देखते हुए रात भर जागकर डायरी में कुछ नोट्स बनाता रहा। काफी कुछ जोड़ने और घटाने के बाद एक कंक्लूजन पर उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये क्या भाई, हर महीने की 15 तारीख को एक जैसा अमाउंट अलग अलग कंपनी वालों को जा रहा है। दूसरी तरफ शहर के बाहर एक सीक्रेट हाईटेक अंडरग्राउंड में एक गोल्डन मास्क पहने हुए आदमी किंग साइज सोफे पर बैठा अपने पालतू जंगली भेड़ियों को मांस के टुकड़े खिला रहा था। तभी एक ब्लैक मास्क वाला आदमी आया और उसने भेड़ियों को देखकर घबरा कर बोला, साहब वो वेद बचकर निकल गया। वो बहुत स्मार्ट है, हमने उसे कम समझा था, लेकिन ये फोटो मिल गई। फोटो देखते हुए उस ब्लैक मास्क वाले आदमी का हाथ कांप रहा था। साहब ने फोटो ली और आधी फोटो देखते ही जोर जोर से हंसने लगा। उसकी खतरनाक हंसी की गूंज सुनकर वो आदमी और भेड़िया सहम गए। फिर अचानक साहब चुप हो गया और बोला, 2 मामूली जिंदगियां बचाने के लिए उसने इतनी कीमती चीज खो दी। बेवकूफ। उसका बाप भी ऐसा ही था। सच इमोशनल फूल्स। लेकिन ऐसे लोगों से ही तो हमारा फायदा है। उसने फिर ब्लैक मास्क वाले आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, नजर रखो उस पर, और अभी के लिए जिंदा भी। वो आदमी हाँ में सिर हिलाकर वहां से बाहर निकल गया। लेकिन अब देखना यह है कि वेद को इस बात का एहसास कब होगा और क्या करेगा वेद उस फोटो को वापस पाने के लिए। अगली सुबह खिड़की से आती हल्की रोशनी कियारा के चेहरे पर पड़ रही थी। वो वैसे ही सोई हुई थी जैसे रात को काम करते करते लैपटॉप सीने पर रखे रखे नींद में चली गई हो। आंख खुलते ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो उसका दिल बैठ गया। शिट 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 शिट, मीटिंग में सिर्फ आधा घंटा बचा है। ये सोचकर वो एक झटके में उठ बैठी और चादर नीचे गिर गई और बड़बड़ाते हुए वो बाथरूम की ओर भागी। मैं इतनी देर से कैसे उठी, और वो फाइल, डैम, अब क्या होगा। कुछ ही मिनट बाद कियारा बाथरूम से बाहर निकलकर तैयार होने के लिए आईने के सामने आई तो उसने देखा वहां पहले से ही वेद खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वेद? कियारा ने तीखे लहजे में पूछा और फिर उसे डांटने लगी। मैं ऑलरेडी लेट हूं और तुम हटो सामने से, मुझे रेडी भी होना है ना। वेद ने बिना उसकी तरफ देखे बेहद शांत आवाज में कहा, हाँ तो मैं भी लेट हो रहा हूं, आज बड़ा दिन है, भूल गई क्या? बोर्ड मीटिंग है। कियारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बोली, तुम मेरे साथ ऑफिस जाओगे? नो वे, तुम घर पर रहो या जहन्नुम में जाओ, लेकिन मेरे ऑफिस नहीं आओगे। वेद कंधे उचकाकर बोला, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? दादी ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा है। यह सुनकर कियारा ने पलटकर चुटकी बजाते हुए कहा, यू लिसन टू मी। दादी ने तुम्हें क्या ऑर्डर दिए हैं आई डोंट केयर, बट मेरे आसपास भी मत भटकना, समझे तुम? वेद जाकर बैठ गया और बोला, यू लिसन टू मी मिसेस कियारा, मुझे कोई चिपकू बनने का शौक नहीं है, लेकिन जब तक दादी हॉस्पिटल में है तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मिसेस शब्द सुनकर कियारा थोड़ी भड़क गई और बोली, डोंट कॉल मी मिसेस,
मैं मिस कियारा रायजादा हूं, ये शादी बस नाम की है। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन शादी के बाद मिस से मिसेस तो बन गई ना, इतनी इंग्लिश तो आती है मुझे। वैसे ऐसे बारूद भरकर गुस्से में जाओगी तो मीटिंग में फट जाओगी। यह सुनकर कियारा तिलमिला गई। तभी उसकी नजर वेद की शर्ट पर गई जो प्रेस के बगल में रखी थी। उसने वेद की प्रेस की हुई शर्ट उठाई और जानबूझकर प्रेस को दोबारा शर्ट पर रखकर चला दिया। वेद पलट कर चौंका। अरे मेरी शर्ट! कियारा, ये क्या कर दिया? कियारा ने तुरंत मुड़कर देखा। उप्स, जल गई। इसलिए बारूद को चिंगारी लगाने से पहले सोचा करो। यह कहकर कियारा पैर पटक कर बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गई। क्यों मैं इस गवार से बात करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ? पता नहीं आज क्या होगा। एक तो पता नहीं दादी कैसी होंगी, और ऊपर से अब कंपनी में रेजिग्नेशन देने से मुझे सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। कियारा को जाते देख वेद के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान झलक रही थी। आखिर कौन सी नई खिचड़ी पक रही थी अब वेद के दिमाग में, कोई नहीं जानता था। कियारा ने ऑफिस पहुंचने से पहले जब हॉस्पिटल में कॉल किया तो उसे पता चला कि सावित्री अभी भी ऑब्जर्वेशन में थी। यह सुनकर कियारा का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अगर सावित्री इस वक्त यहां होती तो वो भी कियारा को सबसे पहले कंपनी मैटर्स हैंडल करने को कहती। इसी उलझन में कियारा जब आरके इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची तो उसने देखा वहां तनाव का माहौल था। वहां यशवंत, राघव और बाकी 6 बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे। उनके अलावा फाइनेंस टीम के साथ फाइनेंशियल डायरेक्टर सुनीता भी मौजूद थी। जैसे ही कियारा अंदर आई, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसे देखकर राघव मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, आज इस कियारा का किला ढह जाएगा। यशवंत ने राघव की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर एक कनिंग स्माइल थी। कियारा ने गहरी सांस ली और मन में बुदबुदाई, मुझे कोई सबूत नहीं मिला। आज कंपनी, दादी का भरोसा, मेरी पोजीशन सब दांव पर है। वो तेजी से आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। तब सुनीता खड़ी हुई और प्रोजेक्ट स्क्रीन पर एक रिपोर्ट दिखाते हुए बोली, मैडम, कियारा रायजादा की लीडरशिप में कंपनी को 80 करोड़ का घोटाला झेलना पड़ा है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट साफ दिखाते हैं कि फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ है। ऊपर से सावित्री मैडम के एक्सीडेंट की खबर भी वायरल हो गई है, जिससे कंपनी के स्टॉक्स गिरे हैं। कियारा मैडम एक पीआर टीम हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए हमें लगता है कि कियारा मैडम को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। यह सुनकर कियारा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। हर चीज का इल्जाम सिर्फ उस पर थोप दिया गया था। इससे पहले कि कियारा कुछ एक्सप्लेन करती, बोर्ड मेंबर्स ने एक एक करके कियारा को ब्लेम करना शुरू कर दिया, जैसे वो इसी दिन के इंतजार में बैठे थे। उसी बीच यशवंत ने मॉकिंग टोन में कहा, एक यंग लड़की को मां ने बिना सोचे समझे पोजीशन दे दी थी, तो ये तो होना ही था। कियारा का चेहरा गुस्से से तिलमिला उठा। वो कॉन्फिडेंटली बोली, चाचा जी, दादी कोई फैसला बिना सोचे समझे नहीं लेती, और मैंने भी हर फैसला कंपनी के हित में लिया था। अगर मेरे मना करने पर भी पीआर टीम से एक छोटी सी बात नहीं संभाली गई तो गलती टीम की है, मेरी नहीं। और रही बात फाइनेंशियल घोटालों की, तो वो मैं उसका पता लगाने की कोशिश कर रही हूं। अरे कब से पता लगा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब नाटक है और असल में ये फ्रॉड तुमने ही करवाया था ताकि कंपनी फंड का पर्सनल यूज कर सको? कियारा गुस्से में बोली, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं अपनी ही कंपनी का नुकसान क्यों करूंगी? तब एक मेंबर बीच में बोला, बट तुम्हारी देखरेख में ही तो ये सब हो रहा है। जस्ट रिजाइन। ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका फैसला है। यह सुनकर कियारा ने मिस्टर गुप्ता की तरफ देखा तो उन्होंने सर झुका लिया, क्योंकि वो कियारा के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे और बाकी सब उसे निकालने के सपोर्ट में थे। ये देखकर कियारा का गला रूंध गया। तब एक मेंबर ने कियारा के सामने रेजिग्नेशन लेटर रखा और उसके हाथ में पेन देते हुए चिढ़कर कहा, साइन दिस, वी डोंट हैव ऑलरेडी। कियारा की आंखें नम हो गई और पेन पकड़े हुए उसके हाथ कांपने लगे। उसने साइन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी बिना दस्तक के कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। वेद पूरे स्वैग में अंदर आया। सबको देखकर वो मन ही मन बोला, शो शुरू करने का टाइम आ गया है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। तब वेद ने जाकर कियारा के हाथ से पेन छीन लिया। ये देखकर राघव भड़क उठा, ये क्या तमाशा है? बोर्ड मीटिंग में चपरासी भी आ गया। तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकलो यहां से। उसे देखकर कियारा ने सर पकड़ लिया। कियारा मन में बुदबुदाई, ये इडियट फिर तमाशा करने आ गया। इससे शादी करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। मेरी पोजीशन तो अब गई और आज ही मेरी जिंदगी से भी जाएगा। वेद ने राघव की ओर देखा और एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, मैं कियारा मैडम का असिस्टेंट हूं और सावित्री मैम ने मुझे अपॉइंट किया है, इसलिए मुझे यहां रहने का पूरा हक है। राघव ने हंसते हुए पूछा, तुझे असिस्टेंट बना दिया? अरे देखो, नाउ आई नो कि दादी पर उम्र का असर होने लगा है, तभी तो ऐसे बेकार डिसीजंस ले रही हैं। और ये और असिस्टेंट,
हुलिया देखो इसका, ये तो चपरासी बनने लायक भी नहीं है। ये कहते हुए उसने कियारा की तरफ ऐसे देखा जैसे मॉक कर रहा हो। वेद सुनकर रहने वालों में से नहीं था, इसलिए उसने कहा, सावित्री मैम उम्र में भले ही बुजुर्ग हों, लेकिन उनकी अथॉरिटी तुमसे तो ज्यादा ही है। इस कंपनी के डिसीजंस वो लेती हैं, तुम नहीं, इसलिए ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है। राघव का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, उन्होंने तुझे अपॉइंट किया है ना, तो इस कंपनी का सर्वेंट है, चल जा, सबके लिए ठंडा ला, तुझे वही काम सूट करता है। यह सुनकर वेद मुस्कुराया, लेकिन वेद की मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी चाल ऐसी कॉन्फिडेंट थी जैसे बाज अपनी अगली चाल के लिए तैयार हो रहा हो। उसने सामने से पानी का ग्लास उठाया और अचानक ही राघव के सर पर उड़ेल दिया। जैसा आप कहें। उसने फिर एक खाली चेयर पर बैठते हुए कहा, मेरे गांव में कहते हैं जब कुछ उबल रहा हो तो ठंडा पानी डाल दो और वो ठंडा हो जाता है। और किसी को ठंडा होना है? उसके ऐसे एटीट्यूड से तो एक पल के लिए बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। कियारा भी हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा नहीं था कि हमेशा स्माइल करने वाला वेद ऐसी हरकत भी कर सकता है। यशवंत ने गुस्से में कहा, ये लड़के, ये क्या बदतमीजी है? भूलो मत तुम एक मामूली असिस्टेंट हो, निकल जाओ यहां से। वेद ने कंधे उचकाए और पानी का दूसरा ग्लास उठाया। कियारा की हंसी छूट गई, लेकिन सबकी नजरों से बचते हुए उसने खुद को काम किया। सबकी सांसें अटक गई कि कहीं वेद यशवंत पर पानी न फेंक दे। वेद मजाकिया अंदाज में बोला, बदतमीजी? सर, आप तो एक मामूली असिस्टेंट की बात से इतना ऑफेंड हो गए। राघव ने गुस्से में टेबल पर रखा पेपर वेट उठाया और वेद पर फेंक कर चिल्लाया, अपनी औकात में रह तू, समझा? सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको अभी तुरंत। वेद ने झटके से हवा में पेपर वेट पकड़ा और उसे उसी रफ्तार से राघव की ओर वापस उछाल दिया। पेपर वेट राघव के माथे पर लगा और वो बेहोश होकर कुर्सी से गिर पड़ा। यह सब इतना जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वहीं कियारा बड़ी बड़ी आंखों से वेद को देखती रह गई। वो मन ही मन बोली, ये तो आज अलग ही टशन दे रहा है। वेद ने अपनी शर्ट ठीक की और कहा, वो हमारे पहाड़ों में कहते हैं जो आपको दिया जाए उसे सूद समेत लौटाओ। लेकिन ये भाई साहब तो झेल ही नहीं पाए। वैसे घबराओ मत, बस बेहोश हुआ है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। वेद ने सामने टेबल पर कियारा की तरफ एक खुली हुई डायरी फेंकी। मैडम, ये 47 फेक इनवॉइसेस चेक कर लो। कियारा गुस्से में उठने ही वाली थी, लेकिन डायरी पर लिखे शब्द पढ़कर रुक गई। उसने तुरंत अपनी एक फाइल खोली और पढ़ते हुए हैरानी से बोली, ये कैसे पॉसिबल है? तुमने ये कैसे ढूंढा? वेद मुस्कुराते हुए बोला, भले ही बिजनेस नहीं समझता, लेकिन नंबर्स का मैं खिलाड़ी हूं। ये ढूंढना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। कियारा हैरान थी कि एक महीने में वो और उसका अकाउंटेंट जो नहीं कर पाए, वो वेद ने एक रात में शायद कुछ घंटों में कर दिया था। उसने तुरंत प्रोजेक्टर पर ट्रांजैक्शन शीट में सारी फेक इनवॉइसेस को पॉइंट किया ताकि बाकी बोर्ड मेंबर्स देख सके। ये देखकर यशवंत के चेहरे से पसीना टपकने लगा। उसने चुपके से किसी को मैसेज भेजा, रिमूव ऑल द ट्रेसेस। तभी वेद ने जोर से ताली बजाई। अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा फिर खुला और कुछ लोगों की टीम अंदर आई। लेकिन उस टीम के सामने जो आदमी खड़ा था, उसे देखकर लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। कियारा की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई और वो धीरे से बुदबुदाई, मिस्टर अमित खन्ना यहाँ? वेद, तुम इन्हें कैसे जानते हो? और ये यहाँ कैसे? इट्स इम्पॉसिबल। जवाब देने के बजाय वेद हल्के से मुस्कुराया और फिर मन ही मन बोला, इम्पॉसिबल क्या है क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी ट्रेटर है उसे तो मैं जल्द ही बेनकाब करूंगा। आखिर इस कंपनी को बचाकर ही मुझे मेरी मंजिल की चाबियां मिलेंगी। दादी की शर्तों को पूरा करके मुझे मेरे माँ बाप के कातिल तक ले जाएगी और दूसरी चाबी इस शहर में मेरी असली पहचान का दरवाजा खोलेगी। उनके लिए, दादी के लिए और खुद को साबित करने के लिए मुझे यह टास्क जल्द ही पूरा करना होगा। कौन है अमित खन्ना? अब तक एक डिलीवरी बॉय की जिंदगी जी रहा वेद आखिर कैसे जानता है उन्हें? क्या वेद कंपनी बचाने में कामयाब होगा या दिखानी पड़ेगी उसे अपनी असली सच्चाई सबके सामने? वेद का ये मूव कौन सा मोड़ लाएगा उसके और कियारा के बीच? आखिर क्या है यशवंत और राघव की असली साजिश? क्या वेद अपनी मम्मी पापा का सच ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। बोर्ड रूम में वेद के पीछे खड़ी टीम को देखकर कियारा की हैरानी को छोड़कर सबके दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर कौन है यह आदमी और यहां क्या कर रहा है? वेद उन्हें यहां लेकर क्यों आया है? वेद जानता था कि इस वक्त सब क्या सोच रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा और बोला, वो क्या कहते हैं, किसकी लाठी किसकी भैंस?
इसलिए आज और अभी से इस कंपनी का घोटाला सबके सामने लाने के लिए ना आपको हाथ पैर मारना है और ना ही मैडम को रिजाइन करना है। अब से ये काम इन लोगों का है। ये सुनकर सुनीता की सांसें तेज हो गई। उसने यशवंत की तरफ देखा और फिर अपने इमोशंस कंट्रोल करके बोली, हम कैसे भरोसा करें? हैं कौन ये लोग? ये भी फ्रॉड हुए तो? तभी टीम के बीच में खड़ा एक आदमी सामने आया और बोला, फ्रॉड? तो आपको हम पर यकीन नहीं है? ये कहते हुए उसने अपना बिजनेस कार्ड सामने रखा। बिजनेस कार्ड पढ़कर सुनीता के होश उड़ गए। कंट्रीज मोस्ट एक्सपेंसिव फाइनेंशियल क्राइम स्पेशलिस्ट मिस्टर अमित खन्ना। अमित खन्ना बहुत फेमस था। वो किसी भी कंपनी के छोटे से लेकर बड़े घोटाले का खुलासा कर सकता था, लेकिन उसे हायर करना इजी नहीं था। कियारा ने भी उसे इनवाइट किया था, लेकिन अमित का 6 महीने का शेड्यूल पैक था। तो फिर अब वो यहाँ कैसे आ गया था? क्या सच में उसे वेद ने बुलाया था? पर कैसे? वेद ने कियारा के माथे पर शिकन देखकर कहा, कियारा मैडम, अब से मिस्टर खन्ना की टीम आपके लिए काम करेगी। वो चोर की दाढ़ी में तिनका ही नहीं, पूरी की पूरी चुराई हुई दाढ़ी भी ढूंढ लेंगे। मिस्टर खन्ना को देखकर कियारा उठ खड़ी हुई। अब उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया था। आप लोग जानते ही हैं कि अमित खन्ना की टीम क्या कर सकती है। मुझे एक और मौका दीजिए, मैं जल्दी फाइनेंशियल फ्रॉड को ढूंढ निकालूंगी। उसकी बात सुनकर सब आपस में फुसफुसाने लगे। फिर उनमें से एक बोर्ड मेंबर मिस्टर गुप्ता ने कहा, ठीक है, कियारा को एक आखिरी मौका दे सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द हमें रिजल्ट चाहिए। यह सुनकर कियारा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन यशवंत ने मुट्ठी बांध ली। उसे किसी भी हाल में सावित्री के डिस्चार्ज होने से पहले कियारा को हटाना था, लेकिन अब यह इम्पॉसिबल लग रहा था। वहीं वेद ने सुनीता की ओर देखा और कहा, सुनीता जी, सारी फाइल्स मिस्टर खन्ना को हैंड ओवर कर दें और कियारा मैडम को वो ओरिजिनल रिपोर्ट भी। और फिर आप सब लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि जो पकड़ा जाएगा उसे क्या सजा मिलेगी। सुनीता ने झिझकते हुए रिपोर्ट और सारी फाइल्स अमित को और उसकी टीम को दे दी। उन्होंने फटाफट फाइल्स और डेटा चेक करना शुरू किया। जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक बढ़ रही थी, वैसे वैसे सुनीता के दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। आज तो मेरा खेल खत्म। वहां बैठे बैठे मेंबर्स उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी ही देर में राघव को भी होश आ गया। वो गुस्से में वेद को मारने के लिए उठने ही वाला था, लेकिन यशवंत ने उसे रुकने का इशारा किया और अमित की तरफ देखने को कहा। तब जाकर राघव को सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा हुआ और वो मन ही मन बोला, ये सब इस गवार ने प्लान किया? इतना दिमाग कैसे हो सकता है इसके पास? अगर ये कियारा के साथ रहा तो हम उसे कभी कंपनी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। कियारा से पहले इसका इंतजाम करना पड़ेगा। तभी वेद का फोन बजा। दरअसल उसने नर्स को पैसे दिए थे और कहा था कि मिसेस सावित्री से रिलेटेड कोई भी खबर हो तो तुरंत बताना। कॉल पर नर्स की बात सुनने के बाद वेद ने कियारा से कहा, सावित्री मैडम के वाइटल सब नॉर्मल है। सावित्री के होश में आने की खबर सुनकर कियारा की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन राघव हैरानी से बोल पड़ा, बट हाउ इज दिस पॉसिबल? कल रात तक तो उन्हें होश भी नहीं आया था। तब वेद ने स्माइल करते हुए कहा, होश तो उन्हें कल रात ही आ गया था। ये सुनकर कियारा बोली, थैंक गॉड दादी ठीक है, मैं काम निपटाकर जल्दी हॉस्पिटल जाऊंगी। कियारा की यह बात सुनकर यशवंत और राघव के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। यशवंत मन ही मन बोला, अगर मां पूरी तरह ठीक हो गई तो कियारा को हटाना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर वो, राघव और बाकी सब भी खुशी जाहिर करने लगे। दिन ढलने तक अमित और उनकी टीम ने सबके सामने 2 फ्रॉड फंड्स बेनकाब कर दिए। अमित ने उन फाइल्स को दिखाते हुए कहा, ये 1.6 करोड़ का फंड वॉयलेट ट्रेडर्स और 90 लाख का शाइन एंटरप्राइजेस, दोनों फेक कंपनीज हैं। इनके इनवॉइसेस जाली हैं और सारे ट्रांजैक्शंस फर्जी हैं। बाकी 7 करोड़ 30 लाख का फ्रॉड ढूंढने के लिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। तभी एक बोर्ड मेंबर बोला, ठीक है, कल तक ये काम नहीं हुआ तो कियारा, यू हैव टू रिजाइन, नाउ लेट्स एंड दिस मीटिंग। ये सुनकर वेद मन ही मन बोला, ये लोग हमेशा एक दिन का वक्त तो ऐसे देते हैं जैसे टाइम इनके मामा का है, और ज्यादा दे दिया तो इन्हें कम पड़ जाएगा। वहीं कियारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू। ये सुनकर एक मेंबर ने बाकी लोगों से भी चलने को कहा और उठकर जाने लगा। उसके साथ बाकी लोग भी बाहर आ गए। यशवंत भी वेद को घूरते हुए रूम से बाहर निकला। बोर्ड मेंबर्स के जाने के बाद कियारा ने चैन की सांस ली और अमित खन्ना से बोली, थैंक यू अमित, अगर तुम। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अमित मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स मुझे नहीं, वेद से कहिए, अगर वो नहीं होता तो मैं यहां नहीं आता। ये सुनकर कियारा ने हैरानी से पूछा, मतलब ऐसा क्या किया इसने? अमित जवाब देने ही वाला था कि तभी वेद ने बीच में कहा, अरे तुमने ही तो अपॉइंटमेंट्स लेने की कोशिश की थी, मैंने तो बस थोड़ा सा फॉलो अप किया और इन्हें आज आने के लिए कन्विंस कर लिया। फिर वेद कियारा के पास जाकर मस्खरे अंदाज में बात बदलते हुए बोला, मैंने इतना अच्छा काम किया, अब निकालने के बजाय मेरे प्रमोशन का सोचो। कियारा ने उसे घूरते हुए देखा, इसकी बड़ी बड़ी बातें खत्म ही नहीं होती,
लेकिन आज इसने मेरी हेल्प की है, इसलिए सबके सामने तो इसकी इंसल्ट नहीं करूंगी। तभी अमित ने इनिशिएटिव लेते हुए कहा, मिस कियारा, माय टीम वाज वर्किंग फॉर आवर्स। आई थिंक वी ऑल कैन हैव डिनर टुगेदर। वैसे भी मुझे वेद को थैंक यू कहने का मौका नहीं मिला। ये सुनकर कियारा मन ही मन बोली, वेद को क्यों थैंक्स कहना है? अपॉइंटमेंट तो मैंने ली थी ना। फिर कियारा ने हाँ में सर हिलाया। हाँ या श्योर, बट द डिनर्स ऑन मी। आप लोगों ने वक्त पर आकर मेरी हेल्प जो की है। अमित के अग्री करने के बाद बाकी लोगों ने फाइल्स बंद की और सब नीचे जाने लगे। सब लिफ्ट में अंदर चले गए, लेकिन वेद सीढ़ियों की ओर बढ़ा। कियारा चिढ़ गई और बोली, वेद रुको, टाइम वेस्ट मत करो, लिफ्ट से भी चल सकते हो। मैडम, सीढ़ियां चढ़ने से कसरत हो जाती है। मैं तुम शहर वालों की तरह आलसी नहीं होना चाहता। डोंट वरी, तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। तब तक लिफ्ट बंद हो गई और कियारा मन ही मन बोली, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, लिफ्ट से पहले 10 फ्लोर नीचे पहुंच जाएगा, जैसे सुपरमैन है। पहले तो सबको लगा कि वेद मजाक कर रहा है, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही सब शॉक्ड रह गए। सीढ़ियों से उतरने पर लोग हाँफने लगते हैं, लेकिन वेद के माथे पर पसीना भी नहीं था। लेकिन इतनी फास्ट स्पीड में कैसे? कियारा हैरानी से बोली, तुम सच में इतनी जल्दी पहुंच गए? वेद कनिंग स्माइल देते हुए बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम भी स्टेयर्स यूज करना शुरू कर दो। अब नहीं, तुम रहने दो, वैसे ही इतनी पतली हो, अगर कसरत शुरू कर दी तो गायब ना हो जाओ। ये सुनकर कियारा भड़क उठी। यू वो कुछ बोलने ही वाले थे कि वेद की नजर कैमरा पर पड़ी और वो कुछ सोचते हुए झट से सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागा। कियारा चिल्ला पड़ी, अरे अब कहां जा रहे हो? लेकिन वेद का जवाब नहीं आया। कियारा ने गहरी सांस ली और सबको बाहर पार्किंग में चलने को कहा। वेद थोड़ी देर में नीचे वापस आया तो कियारा बोली, तुम ऊपर क्या करने गए थे? कुछ गायब होने से बचाने गया था, तुम चलो, मैं 2 मिनट में आया। ये कहकर वेद सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जाकर बात करने लगा। तब कियारा गुस्से में बोली, वेद चलो, टाइम वेस्ट मत करो। वेद मुस्कुराया और बोला, आ रहा हूं मैडम। वो झट से कियारा के कार में जाकर बैठा। कियारा ने कार स्टार्ट की और वेद से गुस्से में बोली, वेद, अगर तुम्हें यूजलेस लोगों से बात करके टाइम पास करना है तो बाद में भी कर सकते हो, जानते हो ना हमारे पास टाइम कम है। लेकिन वेद का ध्यान तो कियारा के पैरों की तरफ था। उसने जैसे कियारा की बात सुनी ही नहीं। तब कियारा ने उसे घूरा, क्या देख रहे हो, ठरकी कहीं के। तब वेद ने हंसते हुए कहा, तुम क्या स्प्रिंग लेकर पैदा हुई थी जो बिना बात के उछलने लगती हो? मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, वैसे भी देखने लायक है ही क्या? ये सुनकर कियारा दांत पीसते हुए बोली, तो फिर क्या देख रहे थे? देख रहा था कि कार कैसे ड्राइव कर रही हो। मैं जहां से आया हूं वहां ये चें पौ करने वाली गाड़ियां नहीं है, इसलिए सीख रहा था। वाह, तुम बस देखकर कार चलाना सीख लोगे, इडियट। इसके लिए ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ता है और बिना लाइसेंस के कार ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता होगा? पता नहीं दादी ने मुझे किसके साथ फंसा दिया। यह सुनकर वेद मन ही मन बोला, लाइसेंस ये तो जल्द बनवाना पड़ेगा फिर। वैसे भी यहां भागने के लिए सड़क कम, गड्ढे ज्यादा हैं। जल्दी वो लोग 5 स्टार रेस्टोरेंट पहुंच गए। अमित और बाकी सब अंदर गए, लेकिन वेटर ने जब वेद के साधारण कपड़ों और रबड़ की चप्पल को देखा तो उसे नीचा दिखाते हुए बोला, ड्राइवर्स और सर्वेंट्स यहां अलाउड नहीं है। कियारा ने गुस्से में वेटर से कहा, ये मेरे साथ है। उसने फिर घूरते हुए वेद को देखा और मन ही मन बोली, ये हर बार मुझे शर्मिंदा क्यों करता है? अगर आज इसने हेल्प नहीं की होती तो इसे साथ लेकर भी नहीं आती। टेबल पर बैठते ही सबने अलग अलग तरह के क्यूजीन्स ऑर्डर किए, लेकिन वेद ने अपनी देसी रोटी सब्जी मंगवाई। तब अमित ने बात शुरू की, वेद, तुमने फेक इनवॉइसेस कैसे पकड़े? तुम्हारा एनालिटिकल माइंड तो कमाल का है। हमारे डिपार्टमेंट में आ जाओ। वेद ने मुस्कुराते हुए इनकार किया, नहीं अमित, मेरा आरके इंडस्ट्रीज को कमिटमेंट है, मैं कहीं और जॉब नहीं कर सकता। थोड़ी देर में खाना लग चुका था। खाते हुए वेद और अमित फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग पर बात करने लगे। वेद को हाथ से खाना खाते देख कियारा बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, पर वेद को इस बात से क्या ही फर्क पड़ने वाला था कि वो इसके बारे में क्या सोचता है। वो उल्टा बहुत क्यूरियस था कि अमित और उसकी टीम कैसे काम करती है। वेद ने क्यूरियोसिटी से सवाल पूछा, अगर फंड्स को डाइवर्ट करके टैक्स लायबिलिटी कम करें तो क्या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा? उसके ऐसे ही अलग अलग सवाल से अमित हैरान था और कियारा का तो मुंह ही खुला रह गया। ये डिलीवरी बॉय बिजनेस भी समझता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? कियारा के फोक से पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया और उछलकर सामने प्लेट में जा गिरा। तब वेद ने हंसते हुए कहा, हाथ से भी खाना खा सकते हैं कियारा मैडम, ये सब फोर्क पोक फॉरेन वालों के चोचले हैं। ये सुनकर कियारा तिलमिला गई और बोली, तुम जैसे गंवार शहर के तौर तरीके नहीं सीख पाओगे। वेद ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं शहर को नहीं अपनाऊंगा, लेकिन इस शहर को मुझे अपनाना पड़ेगा। तभी वेद की नजर ट्रांसपेरेंट ग्लास से होकर बाहर की तरफ पड़ी।
उसने एक शख्स को रेस्टोरेंट के बाहर देखा, जैसे वो उन लोगों पर नजर रख रहा था। वेद सस्पिशियस होकर धीरे से बोला, कियारा मैडम, लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाली है। यह सुनकर कियारा ने तंज कसा, तुम्हें तो हर जगह कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। उसने ये कहा ही था कि तभी उसका फोन बजा। कियारा ने कॉल उठाया तो ऑफिस के सिक्योरिटी हेड की आवाज आई, मैडम जल्दी आइए, कंपनी में आग लग गई है। यह सुनकर कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कंपनी में आग लगने के बाद पता चलते ही वो उठ खड़ी हुई और उसके साथ बाकी सब भी उठे, लेकिन वेद ने काम नहीं बोला, कुछ नहीं होगा, आप सब लोग खाना खत्म करो। कियारा चिल्लाकर बोली, आर यू क्रेजी? सब खत्म हो जाएगा, सारे पेपर्स जल जाएंगे। तुम्हें यहां बैठना है, बैठो। लाइफ में पहली बार इतना महंगा खाना खा रहे हो ना। मैं खाना वेस्ट नहीं करता कियारा मैडम, वेद ने सख्त लहजे में कहा। उसकी बात अनसुना करके कियारा, अमित और टीम गाड़ी की तरफ भागे और जल्द ही कंपनी की तरफ निकल पड़े। वहीं जब वेद ने अपना खाना खत्म किया तो वो भी ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा और बड़बड़ाया, जब से कियारा से मिला हूं ये भागती बहुत है। इधर कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में आग की लपटें आसमान छू रही थी। वहां मीडिया और भीड़ लग चुकी थी। कियारा ये सब देखकर घबरा गई। ओह नो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, नो, आई कांट लेट दिस हैपन। कियारा ने आव देखा ना ताव और जल्दी बिल्डिंग में घुस गई। अमित और बाकी लोग ये देखकर दंग रह गए। इससे पहले कि कोई उसे रोकने की कोशिश कर पाता, उससे पहले ही कियारा अंदर जा चुकी थी। हर कोई चिल्लाने लगा, अरे कोई कियारा मैडम को बचाओ, कोई रोको उन्हें। तभी सिक्योरिटी हेड भागते हुए बाहर आया और हक्का बक्का होकर चिल्लाया, फायर सप्रेशन सिस्टम फेल, सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो गया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में स्प्रिंकलर्स काम नहीं कर रहे हैं। आग की लपटें और बढ़ रही थी और लोगों की धड़कनें भी। कैसे बचेगी अब कियारा? क्या होगा अगर सब कुछ तबाह हो गया तो? क्या वेद को अपने लेट आने पर होगा रिग्रेट? क्या खुलेगा एक और राज? कौन था वेद पर नजर रखने वाला शख्स? कहीं इन सब के चलते वेद कुछ साबित तो नहीं करना चाहता? कहां है वो इस वक्त? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आरके इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर हर ओर धुएं की मोटी परत फैलती जा रही थी। बिल्डिंग के बाहर खड़े लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि कियारा बिल्डिंग के अंदर अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स बचाने के लिए घुस गई थी। तभी वेद वहां पहुंचा। उसे देखते ही अमित उसके पास आया और हड़बड़ी में बोला, वेद, कियारा अंदर चली गई है, फायर ब्रिगेड आने में टाइम लगेगा, हमें कुछ करना होगा। कियारा और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स दोनों खतरे में हैं। वेद का दिल आग देखकर जोरों से धड़क रहा था। दूसरी ओर खड़ी सीमा चीख रही थी, कोई कियारा मैडम को बचाओ प्लीज, वो अंदर है, somebody help, प्लीज कॉल द फायर ब्रिगेड। ये सुनते ही वेद की नजरें ऊपर 10वें फ्लोर की खिड़की से उठती आग की लपटों पर गई और वो वहीं फ्रीज हो गया। उसे बचपन की वो रात याद आ गई। गद्दार, गद्दार, गद्दार का बेटा, पकड़ो उसे। एक बार फिर उसके कानों में यही शब्द गूंज रहे थे। उन मशालों की आग उसके दिल में वैसे ही धधक रही थी जैसे बिल्डिंग में लगी आग। वेद ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, ये आग मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। माँ पापा को खा गई, आज फिर मुझसे मेरा सब कुछ छीनने आई है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वेद की आंखें खुली तो उसकी आंखों में अलग ही चिंगारी चमक रही थी। वो इस सिचुएशन पर हल्के से हंसा और बोला, देवा रे देवा, इस लड़की के चक्कर में अब आग से भी दोस्ती करनी पड़ेगी। बप्पा मोरिया, ये वेद अब तेरे हवाले। अभी अभी तो शादी हुई है, बाल बच्चे बाकी हैं। वो गहरी सांस लेकर दौड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर घुसा तो सिक्योरिटी गार्ड्स, अमित और बाकी लोग शॉक्ड हो गए। सीमा अनायास बोल पड़ी, वेद मैडम के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है? क्यों? ऐसा तो कोई अपना भी नहीं करता। अंदर की लाइट डिम पड़ रही थी। वेद ने लिफ्ट पर नजर डाली जो अब तक बंद थी और सोचा, अगर कियारा सीढ़ियों के जरिए ऊपर गई होगी तो अभी 10th फ्लोर तक नहीं पहुंची होगी। इधर कियारा 4th फ्लोर पर थी। उसकी सांस फूल चुकी थी और ऊपर जाते हुए धुआं बढ़ने लगा था। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी वेद वहां पहुंचा और चिल्लाया, कियारा, कहां जा रही हो? कियारा ने पलट कर वेद को देखा तो हैरान रह गई। तुम यहां क्यों आए? डांस करने आया हूं, यहां ऑडिशन चल रहा है ना। पागल लड़की, तुम्हें लेने आया हूं, चलो नीचे। कियारा पलटकर फिर से सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली, मैं नहीं आऊंगी, आई हैव टू सेव दोज डॉक्यूमेंट्स। वेद ने समझाने की कोशिश की, अरे कुछ नहीं चलेगा, तुम वापस आओ। लेकिन कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ऊपर बढ़ती रही। वेद फ्रस्ट्रेट होकर बड़बड़ाया, ये कितनी जिद्दी है भाई, लेकिन मैं इससे भी बड़ा सनकी हूं, मुझे अपनी बात मनवानी आती है। वेद भाग कर गया और कियारा को पकड़कर उसे जबरदस्ती कंधे पर उठा लिया। व्हाट द हेल, तुम क्या कर रहे हो? लीव मी।
वो हड़बड़ा कर उतरने की कोशिश करने लगी। बस कियारा, अब ड्रामा बंद करो। लेकिन कियारा जोर जोर से उसकी पीठ पर मुक्के मारती हुई बोली, पुट मी डाउन वेद, वेद। बंदरिया की तरह उछलना बंद करो, वरना ऐसा फेंकूंगा कि सीधे नीचे लैंड करोगी, वो भी 10-12 टूटी हड्डियों के साथ। ये कहकर वेद ने हल्की तपली दी तो कियारा हक्की बक्की रह गई। वेद फुर्ती में कियारा को बिल्डिंग के बाहर लेकर आ गया और जैसे ही वेद ने उसे नीचे उतारा वो भड़क पड़ी। वेद, तुम मुझे बाहर क्यों लाए? अब मेरा सब कुछ खत्म। ये कहकर कियारा फिर अंदर भागने को हुई तो वेद ने कियारा को रोक दिया और सिर हिलाकर बोला, बस थोड़ी देर और वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। वेट? और कितना वेट करना है? कियारा घबरा गई और वेद को घूरते हुए चिल्लाई, तुम आखिर चाहते क्या हो? अगर फाइनेंस ऑफिस को नुकसान हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय मी? बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। पानी की बौछारें आग को काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आया और वेद के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स थमाते हुए बोला, सर, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स जो 10th फ्लोर पर थे। वैसे सर, आप तो एकदम नक की भविष्यवाणी किए थे, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड ने भी पहले ही फायर ब्रिगेड को अलर्ट कर दिया था। सच में कमाल ही कर दिया आप, हमको भी थोड़ा टिप्स देने का ना। वेद ने तिरछी नजर से कियारा की तरफ देखा और गार्ड को बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स अपनी मैडम को दो। इन डॉक्यूमेंट्स के लिए आग में कूदने को तैयार थी। उनकी बातें सुनकर कियारा का मुंह खुला रह गया। उसने तुरंत बॉक्स के अंदर से कुछ फाइल्स निकाली और हैरानी से बड़बड़ाई, ये सारी डॉक्यूमेंट्स सेफ हैं? गार्ड खुशी से बोला, हाँ मैडम, हमको सर ने ऑर्डर दिया था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और हम सभी डॉक्यूमेंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट से हटा लें। अब मैं जाकर अंदर देखता हूँ। उसके जाने के बाद वेद ने हल्के से मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, देखा मैडम कियारा जी, सिक्योरिटी गार्ड्स यूजलेस नहीं होते, वो भी कंपनी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये सुनकर कियारा थोड़ी शर्मिंदा थी। तभी अमित उनके पास आकर हैरानी से बोला, वेद, तुम्हें पहले से पता था ये होगा, लेकिन कैसे? वेद कैजुअली कंधे उचकाते हुए बोला, हाँ सीधी अकल वाली बात है। जब गुनहगार सामने आने वाला होता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? एविडेंस मिटाएगा ना। तब कियारा ने उसे घूरते हुए पूछा, तो अगर तुमने सब पहले से प्लान कर रखा था, बताया क्यों नहीं? वेद एक आईब्रो रेस करते हुए कहा, पता है कियारा मैडम, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम बोलती ज्यादा हो, सुनती कम। थोड़ा दूसरों को बोलने का मौका दोगी तो सब पता चलेगा ना। ये सुनकर कियारा थोड़ी शर्मिंदा थी और थोड़ी अनॉयड भी फील कर रही थी। वाकई उसने वेद की बात सुनी ही नहीं थी। वो बार बार कह तो रहा था कि डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे। वेद की अनएक्सपेक्टेड स्मार्टनेस की वजह से आज सब बच गया था। कियारा आहिस्ता से वेद से बोली, मतलब एक्चुअल में किसी ने जानबूझकर आग लगाई? वेद ने हाँ में सर हिलाया। यही तो बता रहा हूं, कोई है जो नहीं चाहता कि ये इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन वो जो कोई भी है उसने एक बड़ी गलती तो कर दी है। पहले दादी का एक्सीडेंट, न्यूज लीक होना, तुम पर रिजाइन का प्रेशर, और अब ये। सोचो कि कौन कौन से लोग हैं जो इन सारी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। तुम्हारा कोई बहुत क्लोज। कियारा एक बार फिर सोच में पड़ गई, लेकिन वो किसी कंक्लूजन पर आती कि तभी फायर ऑफिसर ने माइक पर अनाउंस किया, फायर अंडर कंट्रोल, फाइनेंस फ्लोर आइसोलेटेड, कॉज सस्पेक्टेड इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इन्वेस्टिगेशन अंडरवे। फायर ब्रिगेड ने करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया था। आरके इंडस्ट्रीज का फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा काला पड़ चुका था। दीवारें झुलस चुकी थी और छत से धुआं अब भी निकल रहा था। उसी वक्त 2 मुंबई पुलिस की जीप गेट पर आकर रुकी। गाड़ी से इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और फोरेंसिक एनालिस्ट और एक कैमरा पकड़े हुए आदमी बाहर आए। उन्होंने फायर ऑफिसर से बातचीत की तो पता चला कि अंदर कोई नहीं था, सिर्फ सामान ही जला है। इंस्पेक्टर सख्त लहजे में बोला, यहाँ सिर्फ कंपनी से जुड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स, सिक्योरिटी टीम और फाइनेंस टीम रुकेगी, बाकी सब जगह खाली करो रे। यहाँ रील शूट करने का नहीं, चलो हटो, पुलिस को काम करने दो। कियारा और सिक्योरिटी हेड जैसे ही इंस्पेक्टर से मिले तो इंस्पेक्टर कियारा को देखकर तुरंत पहचान गया, जो उसने दादी के एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में मिला था। इंस्पेक्टर ने टॉन्टिंग टोन में कहा, क्या मैडम, पहले आपकी दादी का एक्सीडेंट और फिर अब कंपनी में आग? बड़ा झोल है, ज्यादा ही दुश्मन पाल लिए हैं आपने और पुलिस का काम बढ़ा दिया है। इंस्पेक्टर ने तुरंत सिक्योरिटी हेड को ऑर्डर दिया, सीसीटीवी फुटेज निकालिए, फायर से ठीक पहले का लास्ट 1 घंटा। थोड़ी ही देर में कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग टीवी स्क्रीन के सामने खड़े थे। सीसीटीवी में नॉर्मल फुटेज चल रही थी, लेकिन कुछ देर अचानक कैमरे की स्क्रीन फ्रीज हो गई। फोरेंसिक ऑफिसर सीरियस होकर बोला, सर ये साबोटाज है, कोई डिलिबरेटली डीवीआर सर्वर में टैंपरिंग करके फीड करप्ट कर गया।
ये मैटर कुछ और ही है। वे धीरे से बोला, एग्जैक्टली उसी वक्त ये कैमरा फ्रीज हुआ है जब आग लगना शुरू हुई, और ये सब बहुत प्लानिंग के साथ किया गया है।